हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन स्पार्टेंस लर्निंग ऐप पर। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले समझेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, साथ साथ आप लोग क्या है नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। हाँ, तो समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है। आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि ये एक टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स which are naturally occurring in biological system, comma are called biomolecules. समझे क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई हो, या लार्ज मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब लार्ज और माइक्रो स्मॉल। तो मैक्रो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई होता है और ये बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं। इनकी अकरेंस कैसे होती है? नेचर में। दैट मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इसको आप बिल्कुल सिंपल वे से अगर इसी चीज का मतलब समझना चाहें तो एक तरीका मैं और इसकी डेफिनेशन का बता दे रहा हूं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं समझते हैं। देखिए कि आप बहुत सिंपल लिहाज में बता सकते हैं कि आ मॉलिक्यूल दैट इज produced by living organism। बहुत सिंपल है। ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं वो सभी बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं? केमिस्ट्री में समझते हैं इसको, किस तरीके से समझेंगे आप समझ सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, जिस पर लाइफ क्या होती है? बेस्ड होती है। मतलब इसको समझते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which form the basis of life। इसका क्या मतलब है? which form a basis of life? that means they build up living system। किसको बिल्डअप के लिए ये यूजफुल है? दे बिल्डअप, इनके द्वारा क्या बिल्डअप होता है? लिविंग सिस्टम। दे बिल्डअप लिविंग सिस्टम। एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। समझ ले, बहुत सिंपल सी मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आप बोलोगे सिंपल कि दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? मतलब अ मॉलिक्यूल
विच प्रोड्यूस्ड या दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। या थर्ड वे से आप बोल सकते हो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। बहुत सिंपल है। लिविंग जो सिस्टम होता है उसके लिए, जितने बायोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसके लिए ये कैसे होते हैं, इसेंशियल मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल है, आप लोग साथ में नोट करते चलें। इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं लिविंग सिस्टम के लिए या बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब ये कौन कौन से होते हैं तो अपने सिलेबस में आपको पढ़ना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई सारे अपने लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, रेहमनोज, राइबोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, गम्स, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, अमीनो एसिड पढ़ना है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों को बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है केमिस्ट्री के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, जहाँ से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नाम में ही लिखा है कार्बो का मतलब कार्बन है और हाइड्रेट्स आप जानते हो सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अभी एक तरीका और बताऊंगा कि ये एक टाइप के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ठीक है ना, बट मैंने अभी सिंपल सी डेफिनेशन दी है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब ये देखिए इसका जर्नल फॉर्मूला भी आपको बता रहा है CxH2O का होल बाई, दैट मीन्स कार्बन के सराउंडिंग में आपको क्या दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। जैसे आपने एग्जांपल लिया ग्लूकोज या फ्रक्टोज का, क्या लिया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। आप जानते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे C6H12O6। तो आप देखें यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है C6H2O का होल बाई, तो C6, 6 2 12, 6 1 6, तो यही फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो इस फॉर्म में इसको हम लोग जर्नल फॉर्मूला इसका क्या होता है, CxH2O का होल बाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ देम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें ये इस फॉर्मूले में कार्बोहाइड्रेट फिट हो जाते हैं। बट है क्या, कुछ ऐसे हैं जो फिट होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और बहुत थोड़े ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले में फिट ना होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या मतलब, देखें जैसे मैंने यहाँ एक एक्सेप्शन लिखा है C2H2O का होल ट्वाइस। अब इसका देखिए क्या है, ये C2 है, यस, 2 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इसको आप देखेंगे तो इस रूप में आप जानते हैं एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस फॉर्मूले में तो फिट हो रहा है CxH2O का होल बाई, बट यहां पे लिखा है ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ देम इस फॉर्मूले में फिट होने वाले जो हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि इस फॉर्मूले में फिट होते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे हैं जो फॉर्मूले में फिट होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे आपको मैंने बताया। अब ये देखो रेहमनोज, रेहमनोज में देखो फॉर्मूला क्या है, C6H12O5, जो कि इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। मतलब सिंपल सी चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो सिंपल वे में क्या बोलोगे, कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O का होल बाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह आपने इसमें देखा, बट आपको मैंने बताया जैसे एस्टिक एसिड इस फॉर्मूले में फिट होने के बाद क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट रेहमनोज इस फॉर्मूले में फिट ना होने के बावजूद भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। चीज़ों को थोड़ी थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। जो अभी नाम है वो आगे जाके आप इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो और आसान लगने वाला है, इसलिए बाकायदा आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, आसान होगा चैप्टर आगे। चलिए इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, मैं आगे की बात करूं। अब इसी कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरी वे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, क्या लिखा है, द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज, समझना यहां पे गौर करना, ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, आप यहां ध्यान दें, ये होते हैं हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब यहां समझ लें क्या है ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, क्या होता है, मतलब यहां कायरल कार्बन की प्रेजेंस होगी इनके स्ट्रक्चर में, फॉर्मूला इसमें कायरल कार्बन है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है।
पॉलीहाइड्रोक्सी से क्या मतलब है, इनके पास OH ग्रुप जो होंगे वो मोर देन 2 प्रेजेंट होंगे। मोनो, डाई और ट्राई से सभी क्या आ जाते हैं, पॉली में आ जाते हैं, या मोर देन 3 बोल दो। तो यहां पे आपके पास OH ग्रुप मोर देन 2 होने वाले हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 से ज्यादा OH ग्रुप। और या तो उस कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो वो एल्डोज भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। तो आप समझे, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होंगे या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। ठीक है, अब उसको एक दूसरे वे से और बताया गया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोलिसिस के दौरान कुछ ना कुछ आपको क्या देती हैं, स्मॉलर यूनिट में ये प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉलर यूनिट। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं स्मॉलर यूनिट्स को। मोनोसैकेराइड्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स हमें मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड करते हैं। अभी और डिटेल में इसको समझेंगे, पर छोटी सी बात समझ लें कि यहां पे जो हमारे पास क्या है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट क्या कहलाते हैं, शुगर। जरे ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, शुगर बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहीं पे आप लिख सकते हो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट या डज नॉट, आप लिख सकते हैं ये आर स्वीटलेस। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कैसे होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन शुगर। क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे हो वो शुगर्स कहलाती हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे ना हो वो नॉन शुगर कहलाती हैं। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, उस शुगर को हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज या केन शुगर। क्या, सुक्रोज या केन शुगर। बट जो हम लोग दूध पीते हैं और उस दूध में अपनी एक मिठास होती है, चीनी बिना डाले भी वो मीठा ही होता है स्वाद में। ठीक है, आप लोगों के लिए हो ना हो, क्योंकि आप लोग ज्यादा चीनी खाने वाले हैं ना, तो आपको पता है कि जो शुगर के, जो मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है वो शुगर क्या कहलाती है, लैक्टोज। जबकि जो मोस्ट कॉमन शुगर हम लोग घरों में यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, सुक्रोज। जबकि दूध के अंदर जो प्रेजेंट होती है शुगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो ये चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए। जल्दी से देख लें, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धीमे धीमे जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उनका हम मतलब स्ट्रक्चर के दौरान भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर इनको कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। आप देख सकते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब अगर इनको पानी में डाला जाए तो ये हमें उससे छोटी यूनिट में ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। क्या मतलब है कि जैसे मैंने ग्लूकोज को पानी में डाला तो ग्लूकोज फर्दर ब्रेक नहीं होगा, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उन्हें हाइड्रोलाइज करने पर ये 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड्स तो खुद में अपनी सिंपलर यूनिट हुई, तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होंगे वो 2 से 10 यूनिट क्या देते हैं, हमें मोनोसैकेराइड्स देते हैं। जैसे हमने समझा सुक्रोज, अब सुक्रोज को का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोलिसिस करने के दौरान हम जो लोग जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो हाइड्रोलिसिस के दौरान हमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज दे देता है।
तो उसमें 2 यूनिट मिल रही ना हाइड्रोलिसिस के दौरान, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स हुआ। ऐसे ही 2 से 10 यूनिट के बीच में हम लोग कंसीडर किस में करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें वाटर में हाइड्रोलाइज करने पर क्या होता है कि मैनी मोर मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड कराएं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड कराएं, तो वो सभी हमारे कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मतलब सैकेराइड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही बोलते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज, आप दे की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यहां लिख लें carbohydrates are also known as saccharides। ठीक है, इनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। अभी मैंने हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर आपको बताया, तो ये हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर 3 टाइप के हम लोगों को पढ़ना है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही दूसरा नाम है। अच्छा, अब एक चीज समझें कि अभी इनको ना थोड़ा सा और डिटेल में कैसे लिख के आना, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, वो हम आपको जो अभी बताए हैं एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले मोनोसैकेराइड्स की बारी है, ठीक है ना। चलिए, मोनोसैकेराइड्स में आप देखेंगे कि यहां पे अपने पास क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी मैंने बताया डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इसका मतलब यही तो हुआ। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम समझ सकते हैं क्या हुआ, दैट मीन्स डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये अपने आप में सिंपलर यूनिट होती है, इनको फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग जानते हैं जिनका पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में जो अरेंज होते हैं सॉलिड, वो सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ग्लूकोज को ही दिमाग में डाल लो सॉल्युबल होता है। स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अच्छा, 20 मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो इनकी अकरेंस कहां होती है, नेचर में होती है। कैसे, नेचर में जो अकर होते हैं वो अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे कुछ जो हमें पढ़ने हैं उनमें से 1-2 हम बता रहे हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, दीज ऑल आर मोनोसैकेराइड्स। मतलब इनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये अपने इससे छोटी यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, मतलब ये अपने आप में स्मॉलर यूनिट हैं, ठीक है। अच्छा, इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दे मे बी कॉल्ड एल्डोज और कीटोज। ये ओज वर्ड क्या है वो समझते हैं। इस ओज जहां पे लगा होगा उसका सेंस है, ओज वर्ड का सेंस किससे है, सुगर से है। किससे है, सुगर। जो सुगर होती है ना उनके लिए हम लोग ओज वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे एल्ड वर्ड का मतलब है कि एल्डिहाइड वाली शुगर, और कैट वर्ड का मतलब है कीटोन वाली शुगर। मतलब जो शुगर जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एल्डोज कहलाती हैं, जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कीटोज कहलाती हैं। इफ लिखा है साफ साफ देख, कंटेन एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होगा वो एल्डोज कहलाएंगी शुगर, जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कीटोज कहलाएंगी। जैसे कि हम लोगों को क्या लगता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाइज डिफर है। अब उसमें वो डिफर होने की वजह उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अभी मैं आपको और आगे डिटेल में समझाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। चलिए, आप लोग इसको भी नोट करते रहिए आराम से पॉज करके। अब हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने ना मोनोसैकेराइड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखना, अभी ओलिगो और पॉली आना बाकी है। तो इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज। मोनोसैकेराइड्स किसके बेसिस पर, कार्बन एटम की नंबर के बेसिस पर और फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पर जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए। तो देखें, हम लोगों के लिए जो एसेंशियल है वो समझते हैं। अगर
मिनिमम 3 नंबर ऑफ कार्बन वाले हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, 3 नंबर से, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो 3 नंबर वाले कार्बन एटम में जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड की वजह से एल्डो, और 3 कार्बन की वजह से ट्राई, और शुगर की वजह से ओज, तो एल्डो ट्राइओज। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन का कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला हमारे पास कोई शुगर है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन की वजह से, ट्राई की वजह से 3 कार्बन का है, और ओज का मतलब शुगर है, तो कीटो ट्राइओज। मतलब 3 कार्बन की जो शुगर होगी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इंक्लूड है तो वो एल्डो ट्राइओज, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो ट्राइओज। इसी तरीके से आप बताओ 4 कार्बन है तो यहां पे एल्डो एल्डिहाइड की वजह से आएगा, 4 की वजह से टेट्रोज मत कर देना, वो सॉरी टेट्राओज नहीं होगा, यहां टेट्रोज होगा। क्या होगा, टेट्रोज, ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे हम लोग 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, बट यहां पे टेट्रोज लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, टेट्रोज, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोज। अब आप समझ रहे हैं ना, एल्डिहाइड की वजह से ग्रुप फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, इसलिए एल्डो आ रहा है, उधर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो आ रहा है। ट्राई 3 कार्बन है टोटल तो ट्राई आ रहा है, 4 है तो टेट्रोज आ रहा है। अब ओज किसकी वजह से, शुगर की वजह से है, ठीक है। इसी तरीके से बता दीजिए इनका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज। इधर क्या लिखोगे आप, कीटो पेंटोज, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे, एल्डो हेक्सोज, ठीक है, जो शुगर आपके पास ग्लूकोज होता है, और ये क्या होता है, कीटो हेक्सोज, ठीक है, जो कि अपने पास फ्रक्टोज होता है। एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज को बोलते हैं, अभी आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लें कार्बन की संख्या और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हमने मोनोसैकेराइड्स को इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। चलिए इतना हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या है। तो देखें ओलिगोसैकेराइड्स यहां पे क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलिसिस के दौरान जो 2 से 20 यूनिट तक हमें क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स। तो 2 से 20 नहीं, हमने गलत बोला, हमने कहा 2 से 10 यूनिट, पहले हमने 2 से 10 ही बोला था, अभी स्लिप हो गया। मैंने कहा 2 से 10 यूनिट हमें क्या देता है, मोनोसैकेराइड्स। तो वो सभी क्या होते हैं, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें प्रोड्यूस करते हैं 2 से 10 यूनिट क्या, मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी में डिजोल्व करने पर या तो 2 यूनिट देंगे या 10 यूनिट देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सुक्रोज होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं, तो 2 यूनिट मिल रहे हैं ना। अगर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता तो मोनो में आता। अब ये कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 यूनिट में अलग से फिर से टूट रहा है, मतलब बड़ा है जो 2 यूनिट छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक हो रहा है, मतलब वो 2 से 10 के बीच में अगर मोनोसैकेराइड्स दे रहा है हाइड्रोलिसिस के दौरान तो वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब ये भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब ये भी इनका पैटर्न भी रेगुलर अरेंज होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड विच आर रेगुलर या दीज आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। इनका पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी उसी तरीके से सॉल्युबल होते हैं जैसे पीछे आपने मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। इनमें एग्जांपल देखो सुक्रोज, तो सुक्रोज अभी मैंने बताया इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी तरीके से ये माल्टोज है, लैक्टोज है, रेफिनोज है, ये सभी ओलिगोसैकेराइड्स हैं। इनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा मतलब 10 तक क्या मिलेंगे, हमें मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ठीक। अभी लिखा हुआ है यहां समझते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। दैट मीन्स समझो क्या है। अच्छा, मैंने कहा अगर मैंने कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट लिया, जैसे मैंने सुक्रोज लिया, क्या लिया, सुक्रोज, अभी आपको बताया। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हम, तो होता क्या है कि हमें ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। तो आप यहां देखें कि आपके पास ये जो है, हमारे पास जो ये है सुक्रोज, वो क्या कर रहा है, सुक्रोज हमें क्या दे रहा है,
ये ग्लूकोज मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कितने हैं, तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, इस ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें क्या मिल रहे हैं, 2 यूनिट, हमें 2 यूनिट मिल रहा है मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिट हाइड्रोलिसिस के दौरान 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स। अगर इसी तरीके से कोई ऐसा हम लोग लेके चलते हैं कि वो हमें हाइड्रोलिसिस के दौरान 3 यूनिट दे देगा, तो क्या बोल देंगे, ट्राइसैकेराइड्स। 3 यूनिट का मतलब ट्राई, और कौन टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट को तो सैकेराइड्स बोलते हैं, तो ट्राइसैकेराइड। 4 यूनिट में ब्रेक हो जाए तो टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे। ठीक, नोट करते चलें। चलिए पॉलीसैकेराइड्स की ओर बढ़ते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स नाम से ही लग रहा है पॉली, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के दौरान लार्ज नंबर में हमें मोनोसैकेराइड्स दे। तो लिखा हुआ है द कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोवाइड या विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे यहां साफ साफ लिखा हाई मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी है, लार्ज नंबर कब दे सकता है, जब वो खुद में मैक्रो होगा। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं मोनोसैकेराइड्स। दैट मीन्स एक अकेला मॉलिक्यूल कईयों मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, तो खुद मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो तो खुद में एक लार्ज मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, और वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, मोनो और ओलिगो दोनों कैसे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, जबकि ये कैसा होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। वो दोनों सॉल्युबल थे वाटर में, ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वो टेस्ट में मीठे थे, स्वीट इन टेस्ट, इसमें लिखा है टेस्टलेस होते हैं। और कुछ एग्जांपल दिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एंड एटसेट्रा। एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे, स्टार्च वगैरह को समझेंगे। ठीक है, बहुत आराम से। तो ये चीजें हमने अभी क्लियर की, बहुत बेसिक्स चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। देखो ये सिंपल टॉपिक हैं। अगर आप देखेंगे तो रिड्यूसिंग शुगर बहुत सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, समझना, कार्बोहाइड्रेट इन विच एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर फ्री। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें क्या एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, एंड आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, किसको कैपेबल करने के लिए फ्री होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलेंस रीजेंट को। मतलब इनको ये आसानी से रिड्यूस कर देते हैं। आप सिंपल से बोल सकते थे दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस द टॉलेंस रीजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। और टॉलेंस ऑफ फेलिंग आप पढ़ चुके हैं, ईमानदारी से बताएं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले में पढ़े हैं ना आपने। टॉलेंस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फेलिंग ध्यान है, 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर, इसमें कॉपर का कॉम्प्लेक्स लेते थे, टाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें केवल इतना ध्यान देना है, आपको डिफाइन के लिए इतना बताना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करते हैं, विच रिड्यूसेस द टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा ये रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे ना, सिंपल समझ रहे हो ना। तो ये आपने पढ़ रखे हैं टॉलेंस और फेलिंग को, इसलिए यहां पे मुझे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट आप इतना ध्यान रखना कि ये इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन, रिड्यूसिंग शुगर की बात चल रही है, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो जिनके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है, किसके लिए कैपेबल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। या सिंपल लिहाज में बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस द टॉलेंस और फेलिंग, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। carbohydrates which reduces the tolerance or failing reagent। आप टॉलेंस रीजेंट फेलिंग सोल्यूशन लिख लो या टॉलेंस और फेलिंग रीजेंट, मतलब इन दोनों रीजेंट्स को, ये रिड्यूस करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जैसे इसमें लिखा है सभी टाइप के मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, सभी मोनोसैकेराइड, बट सभी डाइसैकेराइड्स नहीं। डाइसैकेराइड्स में केवल और केवल सुक्रोज को छोड़कर।
डाइसैकेराइड्स लिखे हैं कि माल्टोज, लैक्टोज, बट यहाँ पे मैंने सुक्रोज नहीं लिखा, ध्यान रखना वो एक्सेप्शन है। जो यहाँ पे डाइसैकेराइड सुक्रोज होता है, सुक्रोज, वो रिड्यूसिंग शुगर ना होके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में रहे कि इसमें मोनो और डाई दोनों आ गए, तो आप ध्यान रखना डाई में किसको छोड़कर, आप सुक्रोज को छोड़कर। अभी आगे जब पढ़ेंगे नॉन रिड्यूसिंग तो उसमें एग्जांपल डाइसैकेराइड्स में केवल एक ही आता है, सुक्रोज। इसका मतलब सुक्रोज यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अभी जैसे बोला कि वहां पे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट थे, फ्री थे, किसके लिए कैपेबल थे, फेलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस करने के लिए। बट यहां पे ये बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, मतलब फ्री नहीं होते हैं। किसके लिए? किसको रिड्यूस करने के लिए? टॉलरेंस और फेलिंग को। तो ये लिखा हुआ है सिंपल सा, आपके पास देखें क्या लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन विच एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड। यहां वर्ड क्या है? बॉन्डेड। और इधर आप देखेंगे तो क्या है? फ्री। ध्यान दें, यहां लिखा है एंड आर नॉट कैपेबल, और यहां देखेंगे लिखा है आर कैपेबल। ध्यान दें इन वर्ड पे, ठीक है। तो यहां पे वो फ्री थे पीछे रिड्यूसिंग में, और यहां पे वो बॉन्डेड हैं। वहां पे वो कैपेबल थे किसको रिड्यूस करने के लिए? फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजेंट को, और यहां पे ये कैपेबल नहीं है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक दोनों फ्री ग्रुप हो, किसके लिए कैपेबल होते हैं? ये रिड्यूस करने के लिए, किसको? टॉलरेंस और फेलिंग को। तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड हो, फ्री ना हो। अब बॉन्डेड हैं तो कैपेबल भी नहीं होंगे, किसको रिड्यूस करने के लिए? टॉलरेंस और फेलिंग को। सिंपल है, ठीक है। इनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें केवल एक ही डाइसैकेराइड्स आएगा, वो भी सुक्रोज। सभी डाइसैकेराइड्स किसमें थे? रिड्यूसिंग में। पर डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज हमने लिखा था ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो उधर की तरफ मत लिखना। बाद बाकी सभी उसमें जैसे मोनोसैकेराइड सभी थे, ऐसे इसमें सभी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह, ठीक है। बहुत सिंपल है, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे आपको आसान लगेगा। तो ये चीजें अपन लोगों ने समझी। अब समझें, अभी तक हम लोग बोलते थे पॉलीहाइड्रोक्सी, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसके बारे में। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि उनका जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। जैसे मैं बोलूं ग्लूकोज, ठीक है ना, इनकी डिटेल हम लोग देखेंगे, बट पहले हम छोटी छोटी बातें समझ ले रहे हैं। और फ्रक्टोज तो देखें है क्या। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप समझें, ठीक है ना, आप समझेंगे इसको। ग्लूकोज कैसा दिखने में होता है? देखो CHO, ठीक है ना। देखें समझे यहां पे ठीक है। देखें अब यहां पे हम आपको समझा रहे हैं, उस चीज को समझते रहना कि यहां पे क्या क्या होता है। यहां पे पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये भी कार्बन ही है, ये सभी क्या है? कार्बन है, ठीक है। ये हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहे हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे साथ? फिशर, इनको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे कार्बन भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जगह कार्बन है, ठीक। यहां पे होता है CH2OH, इधर चलेगा HOH, OH, H, H, OH, H, OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो
फ्रक्टोज का अगर आप बनाएंगे तो फ्रक्टोज का कैसे स्ट्रक्चर होता है, CH2OH, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे समझते हैं। तो यहां पे समझते हैं, यहां होता है C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या होता है वो समझ लें। यहां पे चलता है OH H H OH H OH और CH2OH। अब आप देखें दोनों की खास बात क्या है कि ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं। ये दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं। तो आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला वाइज ये सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूला वाइज डिफर हैं। आप काउंट कर सकते हैं, ये सभी जगह क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब आप समझें ये जो कार्बन है, आप समझें ये कार्बन जो हैं ये देखें, तो आप देखेंगे इसमें इसके पहले ही कार्बन पे हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इसमें दूसरे कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये पहला है तो ये दूसरे प्रेजेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कार्बन, ठीक है। इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखेंगे सबका सेम है, दोनों का सेम है। तो अब यहां पे देखें अंतर क्या है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोनिक है। पर एल्डिहाइडिक किस कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। यहां पे कीटोनिक किस कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। और मजेदार चीज देखें, इसमें 4 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब समझ रहे हैं, कायरल कार्बन का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं। तो आप देखें अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इधर OH लगा, इधर H लगा, इधर CH लगा और पूरा इसको एक ग्रुप मान लो, इसके नीचे वाले हिस्से को, तो ये 1 2 3 और ये पूरा एक 4। तो कायरल चारों डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब मैं कहूं इस कार्बन की बात, तो 1 2 ये पूरा 3 और ये पूरा 4, तो चारों डिफर हो गए, ठीक है। आप देखें, अच्छा मैं इस कार्बन की समझूं तो आप समझ गए होंगे, 1 2 ये नीचे वाला हिस्सा पूरा 1, ये ऊपर वाला हिस्सा 1 4। तो ये कायरल कितने होते हैं इसमें, इसी तरीके से सेम नीचे वाला 1 2 3 और ये पूरा एक हिस्सा 4। तो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन के सराउंडिंग में हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो आप देखें इनके पास टोटल जो हैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 4। किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के दौरान देख रहे हैं। अच्छा अब यहां समझें यहां कितने कायरल हैं, तो आप देखें 1 2 और 3। कैसे पहचानते हैं आपको पता ना, 1 2 ऊपर वाला पूरा एक ग्रुप, फिर नीचे वाला इस तरीके से। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में है टोटल का नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ग्लूकोज के अंदर इतने हैं 4 और फ्रक्टोज में 3। दूसरी बात, ग्लूकोज के अंदर जो अपने पास ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसमें पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और खास बात, ये देख रहे हैं ना, ये पहले ही कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, यस एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जबकि इसके सेकंड कार्बन पे यहां कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, यस कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहां पे, समझें कि यहां पे आप देखेंगे ये चारों, इसमें कितने OH लगे, 1 2 3 4 और 5। तो देखो मोर देन 2 है तो पॉलीहाइड्रोक्सी है कि नहीं है, यस। कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कायरल कार्बन इसमें भी है उसमें भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 2 आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं, यस। अब यही चीज देखो कायरल कार्बन यहां है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, यस।
यहां भी 1 2 3 4 5, यहां भी 5 हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं, तो ये भी कैसा पॉलीहाइड्रोक्सी हुआ। हां, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अंतर कहां है, इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, इस पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये ऑप्टिकली क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप समझें, इसको हम बोलेंगे ये है हमारे पास क्या, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यस सर। अच्छा, दोनों शुगर हैं, बिल्कुल हैं, क्यों है भैया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से 2 यूनिट ये मिल रही थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बोलो बोलो, तो दोनों। अब यहां अंतर क्या है, इसमें एल्डिहाइडिक प्रेजेंट है, इसमें कीटोनिक प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोज। क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड की वजह से, एल्डिहाइड की वजह से एल्डोज बोलते हैं, शुगर, ओज की वजह से शुगर, स्वीट इन टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक। और यहां पे इसको क्या बोलते हैं, कीटोज, क्या बोलते हैं, कीटोज। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोज बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोज बोलते हैं। अंतर समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, आप एक चीज ध्यान रखना, पहले पे एल्डिहाइडिक, इसके दूसरे पे कीटोनिक, सही है। ये देखो सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे जो OH लगे हुए हैं, ये सभी OH सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं। आप देखें इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये OH है, तो इस कार्बन से 2 अदर कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये कैसा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। यस, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। यस, तो इसमें 4 सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, बट 1 प्राइमरी एल्कोहल होता है, क्योंकि इस कार्बन पे OH जुड़ा, वो सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो OH ये जुड़े हुए 1 2 3, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे, ये तीनों OH सेकेंडरी हैं, बट फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन पे जो OH हैं वो प्राइमरी हैं। तो यहां पे कितने प्राइमरी, 1 प्राइमरी अल्कोहल है ये। कितने सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाले 2 to 5 वाले OH सेकेंडरी अल्कोहल हैं। यहां पे कितने सेकेंडरी, 3 4 5 वाले OH सेकेंडरी हैं, ठीक है। यहां पे कितने प्राइमरी, 1 और 6 वाले 2 OH कैसे हैं, प्राइमरी हैं। ये 2 प्राइमरी रखता है, 3 सेकेंडरी रखता है, ये 1 प्राइमरी 4 सेकेंडरी रखता है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस चैप्टर में आगे की ओर हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब यहां से ना ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे। अब ग्लूकोज की क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया है, जिसके अंदर हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, कितनी तरीके से हमने आपको डेफिनेशन बताई। उसके अंदर हमने एसेंशियल पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला बताया, और जनरल फॉर्मूला में जो फिट होते हैं और ना होते हुए भी कौन कार्बोहाइड्रेट है, और फिट होते हुए भी कौन नहीं है, ये भी मैंने बताया। मोस्ट ऑफ देम करते हैं जनरल फॉर्मूले को। और उसके बाद हमने आपको इसमें डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की बताई थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी आपको बताया, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसका मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया लास्ट में, ठीक है। उसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर ये कैसे सिंपलर यूनिट हमें देते हैं, तो उसके बेसिस पर हमने मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में पढ़ लिया था कौन फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता। मोनोसैकेराइड्स कौन से 2 से 10 यूनिट हमें हाइड्रोलिसिस के दौरान मोनोसैकेराइड्स देते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। कौन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड कराते हैं हाइड्रोलिसिस के दौरान, वो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इन सबको हमने डिटेल में देखा, कौन पॉलीसैकेराइड्स केवल टेस्टलेस होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है, जबकि मोनो और ओलिगो कैसे थे, जो टेस्ट में मीठे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन दोनों सॉलिड होते हैं, और क्या होते हैं आपको ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इन सब चीज़ों को हमने देखा, बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी, दोनों का अंतर समझा, ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाइज कैसे डिफर होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कैसे तैयार होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिनको बोर्ड
एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए इनफ है, और इस चीज़ को आप प्रॉपर वे में लिखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।